ये क्वेश्चन पेपर ये चीज़ ध्यान में रखते हुए बनाया गया है क्योंकि ऑलमोस्ट आपका टाइम आ चुका है पेपर का, कि जो आपकी टाइमिंग है, आप अपनी जो टाइमिंग लेके चल रहे हो पढ़ने के लिए, मैथ्स इवनली मैथ के लिए, कि वो आपकी सफिशिएंट है, आप ऑलरेडी तैयार हो या नहीं हो, कितना टाइम बढ़ाने की उसमें आपको ज़रूरत है। इसका जो लेवल है हार्ड है क्वेश्चनों का, काफ़ी मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन है इसमें। ऑलमोस्ट मेथड इसमें कवर किए गए हैं आपके। जो क्वेश्चन बेस्ड मेथड होते हैं, जैसे कि आपका मीन मीडियन मोड हो गया, उस वो प्रैक्टिस करने की जरूरत है। उसमें कोई लॉजिक अप्लाई नहीं होता, वैल्यूज गिवन होती हैं, सीधे फार्मूला अप्लाई करो, सोल्व हो जाएंगे। जैसे कि जीएसटी वगैरह का भी यही है, बैंकिंग का भी यही है। तो उसमें इतना इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है, बट जो एल्जेब्रा हो गया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया, आपकी क्वाड्रेटिक्स वगैरह ये हो गए, इनके लिए लॉजिक वगैरह प्रिपेयर करना बहुत जरूरी है। तो जहाँ आपके लॉजिक अप्लाई हो रहे हैं, जहाँ पे आपके कंसेप्ट हैं, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं, थ्योरी है, रिलेटेड मैटर है, उस चीज को देखते हुए इसका हार्ड लेवल रखा गया है पेपर का। और अगर आपने ये टाइम में मतलब विद इन टाइम निकाल लिया, जितना टाइम एक्सपेक्टेड होता है आपके साथ पेपर के साथ, दूसरा आपने इन क्वेश्चनों को बिना किसी प्रॉब्लम के निकाल लिया, वीडियो को बिना रेफर किए हुए सोल्व कर लिया पॉज कर करके, तो आप ये समझ लो कि आप जिस टाइमिंग के साथ अपनी तैयारी कर रहे हैं वो आपके लिए सफिशिएंट है। बट आपको निकालने में दिक्कत आ रही है, टाइम ज़्यादा लग रहा है, मेथड आपके इधर उधर कंसीव हो रहे हैं, नहीं आपको समझ में आ रहा और आपको वीडियो रेफर करना पड़ रहा है, तो ये टाइम आ गया है कि अभी आपके पास इतना ज़्यादा समय नहीं बचा है, क्योंकि ऑलमोस्ट आपका पेपर टाइम करीब है। और जब दूसरे पेपर शुरू हो जाएंगे तो वैसे ही मैथ के लिए टाइम नहीं मिलेगा। तो मिनिमम 1 to 2 आवर्स और उसमें एक्स्ट्रा देने की कोशिश करो, और अपने मैथ मेथड वगैरह डेली रिवाइज करो आप। मेथड को तो आधे से 1 घंटा डेली रिवाइज करने में आप लगाओ, अगर इसमें आपको इश्यूज आ रहे हैं तो। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। अभी जो हमारे पास क्वेश्चन है, x इज इक्वल टू गिवन है 12 mn, अपॉन में है m+n, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। एक एक्सप्रेशन दे दिया, उसकी वैल्यू निकालनी, हिंट दे दिया कि x इक्वल टू ये है, जहां यूटिलाइज कर सकते हो आप, इसे कर लेना सोल्व करते हुए। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है आपके कंपोनेंडो डिविडेंडो पार्ट में से है, उस कंसेप्ट पे इसमें अप्लाई करेंगे। और इसे समझने के लिए हम उसे कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, ये चीज ध्यान रखना। जब भी कोई न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में आपको a+b और a-b की वैल्यू मिल जाए, तो आप उसमें कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो वहां पे अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपको इजी लगता है उससे सोल्व करना। तो शुरू करते हैं। मेरे पास गिवन है x+6m के बाई अपॉन 6m प्लस x+6n अपॉन x-6n। यहाँ पे हमने कुछ नहीं किया, ये जो वैल्यू गिवन है, एक्सप्रेशन गिवन है, मैं वो मैंने उतार लिया है। अभी फॉर्मूला क्या बोलता है, जो मेथड है वो क्या बोलता है, जो ऊपर की वैल्यू है ये वाली, इसे आप ऊपर नीचे लिखो। मैंने सेम ऊपर भी यही लिखी है, नीचे भी x+6m मैंने राइट ऑफ कर लिया। अब जो ये नीचे की वैल्यू है, इसे ऊपर तो प्लस करो और नीचे माइनस। और ये हमें पता है कि अगर माइनस के बाद हमारी 2 डिजिट आ रही है तो हमें ब्रैकेट लगाना ही पड़ेगा। 2 से ज्यादा है या 2 है तो हमें ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, क्योंकि माइनस इसको चेंज करेगा इनके सिंबल को। सेम ऐसी दूसरे में ऊपर की जो वैल्यू है ऊपर नीचे लिखो, x+6n और जो नीचे की वैल्यू है ऊपर उसको एक बार प्लस कर दो, प्लस माइनस के 6n, मैंने ये वैल्यू ऊपर प्लस कर दी है और इसी को नीचे माइनस कर दो, x-6n। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे 6m से 6m कैंसिल हो गया और x में x जुड़ के हो गया हमारा 2x। नीचे x+6m अभी एज इट इज, माइनस से ब्रैकेट ओपन करो, माइनस से x में मल्टीप्लाई की तो माइनस का x, और माइनस से माइनस के 6m में मल्टीप्लाई की तो माइनस माइनस हो गया प्लस के 6m, प्लस यहाँ पे 6n से 6n कट गया हमारा, x और x जुड़ के हो गया हमारे 2x। डिनोमिनेटर में है हमारे पास x+6n, ये वैल्यू मैंने यहाँ उतार दी है। अब माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो माइनस के x और माइनस माइनस प्लस 6n। यहाँ तक आई होप समझ में आ गया होगा। अब देखो, ये माइनस का x है, प्लस का x है, ये भी हमारा कैंसिल हो गया, और 6m और 6m जुड़ के हो गए 12m। नेक्स्ट में यहाँ पे हमारा x है माइनस का, x है प्लस का, आपस में कैंसिल हो गया, और 6n और 6n जुड़ के हो जाएंगे 12। ऊपर 2x एज इट इज चल ही रहा है। 2 से 12 डिवाइड हो गया 6 टाइम्स, इधर भी और इधर भी। मेरे पास रह गया x/6m और x/6m। इनमें देखो दोनों में एक जैसी चीज है, कॉमन आ रही है, ले लो। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, मैथ के अंदर जहां भी कॉमन मिले उसे एकदम ले लो, उससे फायदा ही होगा, नुकसान कभी नहीं होता। दोनों में ऊपर x कॉमन आ सकता है, नीचे 6 कॉमन आ सकता है, तो मैंने x/6 कॉमन ले लिया।
x/6 ले लिया, ऊपर x निकल गया, जब कुछ नहीं बचा तो यहाँ पे एक 1 तो था ही मल्टीप्लाई में दोनों साइड, तो मेरे पास बच गया यहाँ पे 1। नीचे 6 बाहर निकल गया तो नीचे बच गया केवल m प्लस, इसी तरह सिमिलरली दूसरी साइड में 1/n बच गया। अब उनमें एलसीएम ले लो, वहां पे mn एलसीएम आ जाएगा मेरा, n इधर चला जाएगा और m इधर चला जाएगा। आई होप एलसीएम लेना आपको आता होगा। अभी आप ध्यान से देखो, मेरे पास x की वैल्यू गिवन है, x की वैल्यू है क्या, वो मैं यहाँ पुट कर देता हूँ, या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, एक लाइन में लिख लेता हूँ, 1/x इंटू एक्स। मैंने 1/6 को अलग कर लिया, x को अलग कर लिया, अंदर है मेरे पास m प्लस n, m को पहले लिख लिया, n को बाद में, क्योंकि दोनों प्लस में है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब x की वैल्यू पुट कर लो, 1/6, x की वैल्यू गिवन है हमारे पास, ये क्वेश्चन में गिवन है, यहाँ पे ये देखो ध्यान से, ये गिवन है इधर, यहाँ से पुट की है मैंने x की वैल्यू, और मैंने सोल्व करके जो सिंप्लीफाई करके ला रखा था वो राइट साइड में चल ही रहा था, वो भी लिख लिया। अब देखो यहाँ पे m प्लस एन इधर है, m प्लस 1 वहां पे है, m प्लस एन से m प्लस एन हमारा कैंसिल हो गया, mn इधर है, mn इधर है, वो भी कैंसिल हो गया, 6 से 12 डिवाइड हो गया 2 टाइम्स, तो 2 मेरा आंसर आ गया। अच्छा क्वेश्चन था, आई होप समझ में आ गया होगा, बहुत ही स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चन है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है काफी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत दफे रिपीट हो चुका है एग्जाम में, एपी का क्वेश्चन है और 4 या 5 नंबर में आता है, इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और टफ भी है, लेवल भी अच्छा है। इसने दिया है कि कुछ टर्म्स है हमारे पास पी क्यू आर, उनका जो सम है ए बी सी है, यानी कि पी टर्म्स का सम है ए और बी सम बी क्यू का है बी और इनका है सी। कहने का मतलब यह है कि कहीं पे संख्या दे दी इसने हमें, सॉल्यूशन ले लो, ये कुछ संख्याएं दे दी हैं पी क्यू आर, वो संख्याएं ही एन की जगह वैल्यू बात हो रही है इनकी, और उनके सम ये हैं, तो मैं कह सकता हूं ए बराबर है मेरा एस पी, यानी कि पी संख्याओं का सम ए है उसके हिसाब से। तो हम लिख सकते हैं ए बराबर, अगर मैं इसे फार्मूले में ओपन करता हूं तो p/2 और 2a मैं कैपिटल लिख रहा हूं क्योंकि फार्मूले में ए यहाँ भी है और यहाँ भी है तो कंफ्यूज करेगा, प्लस n-1, n की जगह हम p यूज करेंगे, p-1 और d की जगह d। अब एक चीज देखो, मुझे यहाँ पे जो LHS है, जब मैं इसे प्रूव करूंगा इसके इक्वल टू 0, तो मुझे LHS में कुछ वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, उसके लिए मुझे चाहिएगा a और p, यानी कि a/p लाने के लिए मुझे ये जो p है यहाँ से बाई में लाना पड़ेगा, तो मैं इसे इधर ले आता हूँ, बाई में p, इधर रह गया केवल 1/2, तो 2a प्लस p-1 इंटू डी, 1/2 के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, इसे जितना सिंप्लीफाई हो सकता है उतना करेंगे, a/2 बराबर रह गया 2a इंटू 1/2 प्लस 1/2 की इसमें भी मल्टीप्लाई होगी, p-1 इंटू डी इंटू 1/2। अब यहाँ सॉरी ये a/p है, यहाँ पे a/p, 2 से 2 कट गया, ये रह गया a प्लस 1/2 है, इसे यहाँ पे ऐसे लिख लो और d के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया dp-d, तो ये वैल्यू आ गई मेरी a/p की। इसी तरह जब मैं इसे भी सोल्व करूंगा, इसे भी सोल्व करूंगा, तो b/q की भी वैल्यू आएगी और c/r की भी वैल्यू आएगी। तो इसी प्रकार b/q की वैल्यू क्या आएगी, a तो रहेगा एज इट इज, d भी रहेगा एज इट इज, बट जहां p है वहां p की जगह q आ जाएगा, तो dq-d/2। इसी तरह तीसरी भी वैल्यू आएगी c/r की, वो भी वही होगी a प्लस डी, जहां पे q है वहां पे r आ जाएगा। ये 3 वैल्यू हमारी अलग अलग आ गई। अब ये वैल्यू इसमें पुट करके हमें सोल्व करना है, कैलकुलेशन है, केयरफुली करेंगे तो हो ही जाएगा। अभी वैल्यू पुट कर दो, इसलिए LHS ले लो, LHS ले ली है मैंने, यहाँ पे सीधी वैल्यू पुट कर रहा हूँ, a/p की जगह लिख रहा हूँ a प्लस, ये कंफ्यूज होने की जरूरत है नहीं, a/b यानी कि मेरा है a प्लस dp-d/2, ये आया a/p की जगह, इसकी जगह बाद में q-r भी है तो q-r भी, ठीक है। उसके बाद है मेरे पास प्लस b/q की जगह भी लिख दो a प्लस dq-d/2, और मल्टीप्लाई किससे, इसकी r-p से, प्लस तीसरी और लास्ट c/r की जगह लिखो a प्लस dr-d/2, और ये किसके साथ मल्टीप्लाई है, p-q के, ठीक है। अब इनकी मल्टीप्लाई करो,
पहले क्यू की सब के साथ, ठीक है, क्यू की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ गया हमारा। चलो पहले एक सिंगल सिंगल की कर लो, अगर मैं इसके साथ करूंगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। पहले मैं केवल इस ब्रैकेट की ए के साथ कर रहा हूँ और इसके साथ लिख दूंगा एज इट इज। ए के साथ लिखेंगे तो हो गया ए क्यू, ए की मल्टीप्लाई की मैंने इस ब्रैकेट के साथ, ए क्यू माइनस ए आर, और इसके साथ लिख दिया एज इट इज प्लस क्यू माइनस आर, और ये हो गया डी पी माइनस डी बाई टू, प्लस ए के साथ ब्रैकेट की मल्टीप्लाई करो इसकी, बाकी को इसके साथ ऐसे ही लिख दो। ये हो गया प्लस के ए आर, और ए की पी के साथ की माइनस के ए पी, और दूसरा ब्रैकेट एज इट इज वो क्या हो जाएगा प्लस आर माइनस पी और डी क्यू बाई माइनस डी बाई टू, ठीक है। तीसरे में भी ए की पी माइनस क्यू के साथ ऐसी, ये हो गया ए पी प्लस का ए क्यू माइनस का, और हमारे पास है डी आर माइनस डी, ये है प्लस डी आर माइनस डी डिवाइड में टू, और मल्टीप्लाई में इसके साथ पी माइनस क्यू, ठीक है। अब देखो जो उससे कैंसिल हो रहा कर दो, ए क्यू से कट गया मेरा ए क्यू, है कहीं ये रहा, ए आर से कट गया ए आर, ए पी से कट गया ए पी, जो बचा वो लिख दो, और 1/2 को ले लो अब यहाँ कॉमन, मैं 1/2 को कॉमन ले लेता हूँ, मेरे पास बचा क्यू माइनस आर और डी पी माइनस डी। 1/2 सभी में से कॉमन आ गया, तो जो बचा है वो लिख रहा हूँ प्लस आर माइनस पी और डी क्यू माइनस डी। इसी तरह यहाँ पे p माइनस क्यू को थोड़ा पहले लिख लो, जब सिमेट्री बना रहे हैं तो सभी की एक जैसी, और अंदर रह गया डी आर माइनस डी। अब इनकी भी मल्टीप्लाई कर दो अंदर, क्योंकि लाना तो जीरो ही है काट पीट के सारा, क्यू की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया डी क्यू पी, और क्यू की डी में करी तो माइनस के क्यू डी या डी क्यू, आर की करी तो डी आर पी माइनस के डी आर पी या डी पी आर, और आर की डी में करी माइनस माइनस प्लस आर डी या डी आर। चलो डी आर ही लिख दो, जो ऐसे ही लिखते जा रहे हैं, ये हो गया डी आर। फिर इसी तरह इसकी करो यहाँ पे, आर की डी क्यू में करी तो प्लस के डी क्यू आर, आर की डी में करी तो माइनस के डी आर, माइनस के पी की डी क्यू में करी तो माइनस के डी पी क्यू, और माइनस के डी में करी माइनस पी की तो ये हो गया प्लस के डी पी। फिर लास्ट ब्रैकेट की भी करो, पी की डी आर में करी है तो ये हो गया प्लस के डी पी आर, पी की माइनस के डी में करेंगे तो माइनस के डी पी, क्यू की डी आर में करेंगे तो माइनस के डी क्यू आर, और माइनस क्यू की माइनस के डी में करेंगे तो प्लस के डी क्यू। अब ध्यान से देखो कौन सा किससे क्या कट रहा, डी क्यू पी है, मुझे डी क्यू पी ढूंढना है प्लस का, ये रहा माइनस का, वो प्लस का था ये माइनस का, माइनस के डी क्यू प्लस का डी क्यू कहीं मिलेगा, ये रहा। डी आर पी है माइनस का, डी आर पी माइनस का कहाँ है मेरे पास, डी आर पी ये रहा, सॉरी ये माइनस का है तो ये प्लस का है, डी पी आर डी आर पी एक ही बात है। डी आर प्लस का है, डी आर माइनस का ये रहा, डी क्यू आर प्लस डी क्यू आर माइनस डी पी माइनस डी पी प्लस, यानी कि कुल मिला के 1/2 इंटू जीरो आ गया, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ जीरो ही, प्रूव्ड। आई होप समझ में आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी भी रिपीट हो सकता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें दे दिया है कि रूट ऑफ द इक्वेशन, इस इक्वेशन के जो रूट हैं आर इक्वल वो इक्वल है, प्रूव दैट 2b इज इक्वल टू a प्लस सी। जब रूट की बात हुई है तो हमें ए बी सी की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले तो ये समझ लो कि अगर रूट इक्वल है तो हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac जीरो के बराबर है, ये डी होता है, ठीक है। डी का तो पता ही हो आपको, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं इसको, वो जीरो के बराबर है। मुझे इसे सोल्व करने के लिए बी ए सी की जरूरत पड़ेगी, वो कहाँ से मिलेगी, इसे कंपेयर करके, मैं इसे कंपेयर कर लेता हूँ इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म से, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। कंपेयर करेंगे तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर और एक्स से एक्स कट जाएगा, जो बचा वो एक दूसरे के सामने लिख लो। अभी मेरा ए बराबर आ गया यहाँ पे बी माइनस सी, बी बराबर आ गया सी माइनस ए, और सी बराबर आ जाएगा ए माइनस बी। ये तीन वैल्यू आ गई, बी स्क्वायर माइनस 4ac में वैल्यू पुट कर लो, बी स्क्वायर यानी कि बी है मेरा सी माइनस ए का स्क्वायर, माइनस फोर एज इट इज, ए की जगह लिखेंगे हम ए बी माइनस सी, और सी की जगह लिखेंगे ए माइनस बी, और इक्वल टू रहेगा जीरो। इसका होल स्क्वायर कर लो सी माइनस ए का, ये हो गया सी का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर माइनस के 2ac, 4 को एज इट इज रखो अभी,
और इन दोनों ब्रैकेट की आपस में मल्टीप्लाई कर दो। पहले बी की पूरे ब्रैकेट में होगी तो ये हो गया मेरे पास ए बी, बी की ए में हुई तो बी की बी में होगी तो माइनस के बी स्क्वायर। इसी तरह सी की ए में होगी तो माइनस के ए सी, और सी की बी में होगी तो प्लस के बी सी, क्योंकि माइनस है तो प्लस का हो जाएगा। सिमेट्री मैंने ए बी सी ऐसे लिखी है, छोटा लेटर पहले बड़ा लेटर बाद में, जिससे समझने में आसानी रहे। अभी यहाँ पे ए को पहले लिख लो तो देखने में अच्छा लिखता है, और सी को थोड़ा बाद में लिख लो, प्लस है कोई फर्क नहीं पड़ता बीच में। माइनस के 2ac एज इट इज, -4 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे बराबर में 0 भी चल रहा। -4 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के ए बी, 4ab, 4 की बी में हुई तो माइनस के 4b स्क्वायर, 4 की ए सी में होगी तो सॉरी माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 की ए सी में होगी माइनस का है वो भी प्लस हो जाएगा, और 4 की बी सी में होगी तो ये माइनस का हो जाएगा, क्योंकि प्लस है वहां माइनस है, सिंबल चेंज करेगा माइनस। अभी हमारे पास यहाँ पे माइनस का 2ac है, यहाँ पे प्लस का 4ac है, तो 4 में से 2 चले जाएंगे, प्लस का 2ac रह जाएगा। ये घट गए हैं, उसमें से घटने के बाद मेरे पास पॉजिटिव 2ac रहेगी। बचा क्या है मेरे पास 4ab, इसको मैंने यहाँ पे लिख लिया, और इस वाले को लिख रहा हूँ अभी 4bc, और बाद में लिख दिया मैंने लास्ट में 4b स्क्वायर बराबर 0। ये दोबारा होल स्क्वायर में कैद हो जाएगा, ठीक है, कैद का मतलब फॉर्म हो जाएगा फॉर्मूले में, ए प्लस सी का होल स्क्वायर हो गया। माइनस के 4 और बी दोनों में से कॉमन आ जाएंगे, मैंने माइनस के 4b कॉमन ले लिया, अंदर रह गया ए प्लस सी, माइनस बाहर आ गया तो अंदर की वैल्यू होगी हमारी प्लस की। ध्यान से देखो 4 और बी कॉमन आया है, ए बचा है, उधर सी बचा है, माइनस इसलिए प्लस हो गया क्योंकि माइनस बाहर कॉमन आ गया, ये बचा 4b स्क्वायर बराबर 0। अब इसे ए प्लस सी को आप लेट कर लो, मैं लेट कर रहा हूं ए प्लस सी बराबर वाई, ठीक। ए प्लस सी को वाई मान लिया तो ये हो गया वाई का स्क्वायर माइनस 4b, इसको वाई मान लिया तो वाई, और प्लस का 4b स्क्वायर। ये एक सिंपल क्वाड्रेटिक बनी है। अभी मुझे ऐसे टुकड़े चाहिए, ऐसे स्प्लिट फैक्टर चाहिए यहाँ पे जो जुड़ के तो 4 आ जाए और गुणा होकर भी 4 आ जाए। तो ऐसे होते हैं 2 और 2, 2 और 2 को जोड़ोगे 4 हो जाएंगे, 2 में 2 की मल्टीप्लाई करोगे तो भी 4 हो जाएंगे। तो ये हो गया वाई स्क्वायर माइनस के 2by, फिर माइनस के 2by, क्योंकि दोनों जुड़ेंगे तो वापस 4 हो जाएंगे, माइनस माइनस के जुड़ गए, 4b स्क्वायर बराबर 0। इन दोनों में से मेरा y कॉमन आ गया, अंदर बच गया y माइनस 2b, और यहां पे भी मेरा क्या कॉमन आ जाएगा 2y, नहीं सॉरी 2b कॉमन आ जाएगा दोनों में, माइनस के 2b, अंदर रह गया y माइनस 2b, और बराबर में 0 चलो। दोनों में से ब्रैकेट कॉमन आ गए, मेरे पास हो गया y माइनस 2b और y माइनस 2b बराबर 0 है। एक ब्रैकेट कोई भी 0 के बराबर रख लो, क्योंकि रिपीटेड है दोनों, कोई सा भी रख लो एक ही बात है। y माइनस 2b बराबर 0, y बराबर 2b। y की वैल्यू पुट कर लो जो हमने मानी थी a प्लस सी, y की वैल्यू जैसे ही पुट करेंगे वापस तो ए सी प्लस सी बराबर 2b, और यही मुझे प्रूव करना था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा रेशो से है। इसमें दिया गया है कि हमारे पास 3 कंटेनर है अलग अलग, उनमें 2 रेशो में 2 मिक्सचर भरे हुए हैं, एक एसिड है हमारे पास, एक वाटर है। पहले कंटेनर का जो रेशो है 2:3 है, दूसरे का 3:7 है, और वो जो उसके बाद है वो 4:11 है। और इस मिक्सचर को उन तीनों में से निकाल के किसी बड़े कंटेनर में डालना है, फिर हमें बताना है कि उनका जो नेक्स्ट रेशो बनेगा एसिड और वाटर का तो वो क्या होगा। वैसे तो इसे सोल्व करने के कई मेथड है, बट जो मेरा मानना है जो अच्छा तरीका है सोल्व करने का वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, अगर समझ में आए तो बहुत अच्छा रहेगा। सबसे पहली बात जो इसने मुझे दिया है मैं वो लिख लेता हूँ। एक तो मेरे पास एसिड है और एक मेरे पास वाटर है, ठीक है। एसिड का रेशो 2 है तो वाटर का रेशो 3 है वहां पे, अगर उसका 3 है तो फिर 7 है तीसरे कंटेनर में, 4 है और 11, ठीक है। पहली चीज ये है कि हम समझते हैं कि रेशो होता क्या है। रेशो एक्चुअली किसी भी चीज का पार्ट होता है। पार्ट कैसे कि एक कंटेनर की बात की इसने, एक कंटेनर है, इस कंटेनर के 2 और 3 हिस्से, यानी कि टोटल कितने हिस्से 5 पार्ट किए गए हैं। इस कंटेनर के 5 पार्ट किए गए हैं ऐसे बराबर इक्वली, 1 2 3 4 और एक ये 5 लास्ट, ठीक है। इन दो में तो रख दिया एसिड, मिक्सचर है समझाने के लिए बता रहा हूं, मतलब 2 पार्ट तो हैं एसिड के और 3 पार्ट हैं वाटर के, ठीक है। भाग, पार्ट मतलब भाग,
अब अगर हम इसकी बात करें तो हम इसे ऐसे समझाएंगे कि क्या, कि 3/5, टोटल 5 पार्ट है, उसके 3 हिस्से वाटर है। जब हम एसिड की बात करेंगे तो हम समझाएंगे 2/5, कि भाई 2 हिस्से एसिड है और 5 वाटर है। और आपके ध्यान भी होगा जब हम कोई क्वेश्चन ऐसे सोल्व करते थे, मान लो कहीं 100 रुपए है मेरे पास, तो 100 रुपए को मुझे 2:3 में बांटना है इसमें, तो मैं क्या करता था कि 2/5 × 100 करता था, फिर 3/5 × 100 करता था। अगर, क्यों, उससे मुझे पता चल जाता था कि फर्स्ट को जो 2 हिस्से देने हैं वो कितने होंगे, दूसरे को जो देने हैं वो कितने होंगे। तो आप इसे डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 5×2 = 10, 20, 40, यानी कि पहले को मिले 40। तो इससे हमें समझ में आया कि 100 के हमने केवल कुछ नहीं करा, 100 को 5 हिस्सों में बांट दिया, 20 के। ठीक है, ध्यान से देखो, यहाँ पे 2 और 3 इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे ये 5 इंपॉर्टेंट है। कैसे, मैंने 100 को 5 हिस्सों में बांट दिया, 2 हिस्से दे दिए एक को और 3 हिस्से दे दिए एक को, इस तरह ये मुझे पता चला। यानी कि ये जो है 100 है, बट इससे मोस्ट इंपोर्टेंट इसके टोटल भाग है कि टोटल भाग कितने हैं, और वो हमें कैसे पता चलता है, इनको प्लस करके। काफी मैंने कोशिश की है समझाने की ये चीज, की पार्ट क्यों इंपॉर्टेंट है, कैसे है। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, आई होप थोड़ा बहुत समझ में आ ही जाएगा। तो अगर समझ में आ गया तो रेशो के क्वेश्चन करने के लिए बहुत अच्छा मेथड है। ठीक है, अब हम बात करते हैं एसिड की। जब मैं एसिड की बात कर रहा हूं तो एसिड अपने उसमें कितना है टोटल। अब पार्ट वाइज बात करते हैं, एसिड के पार्ट। एसिड के पार्ट कितने हैं, फर्स्ट कंटेनर में 2/5 हमने अभी बात की है। दूसरे कंटेनर में कितने हैं, 3/5, और नहीं 3/10, 7 और 3 10 हो जाएंगे, ध्यान से देखो। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3/10, और तीसरे में कितना होगा, 4/15। ये कहाँ से आ रहा है, मैं एसिड की वैल्यू ये ले रहा हूं और टोटल पार्ट निकाल रहा हूं उनके सम कर करके। सम करके ही तो निकलेंगे भाई, 4 भाग एसिड के, 11 भाग वाटर के, इसका मतलब टोटल भाग कितने हैं, 15, यानी कि टोटल पार्ट कितने हैं, 15। तो मेरे पास आ गई ये। अभी यहाँ पे एक चीज नोटिस करो, आप आराम से ध्यान से देखो कि ये सभी एसिड के पार्ट हैं। अगर सारे एसिड के पार्ट हैं, बाद में मुझे मिक्स करने हैं, तो मैंने मिक्स कर लेता हूँ। मिक्स करने का तरीका क्या है, प्लस कर दो इन्हें। भाई सब मिलाने ही तो है, मिलाने का मतलब है प्लस करना। एक कंटेनर में गिरेंगे तो जाके तो प्लस हो ही जाएंगे। अब इनका एलसीएम लेकर सोल्व करो। एलसीएम आ गया 30, यहाँ पे हो जाएगा 5×6 = 30, 6×2 = 12, 10 से 30 3 टाइम्स डिवाइड होगा, 3 में मल्टीप्लाई होगी 9, और 4 से 15 से 2 टाइम्स, और 4 में 2 की मल्टीप्लाई होगी तो 8। ये हो गया 8 9 17 2 19 और 1 29, 29/30। ये जो आया ये आपका एसिड आया। ठीक है, अब बात करते हैं हम वाटर की। वाटर के पार्ट निकाल लो। लॉजिकल पार्ट है, ध्यान से समझना। जैसे उसके 2/5 थे तो वाटर के आएंगे 3/5, उसमें उसके 3/10 थे तो यहाँ पे 7 है तो 7/10। इसी तरह जो उसका थर्ड पार्ट है वो 11 है तो 11/15। मुझे 3 पार्ट मिल गए, इनका भी एलसीएम लो और इन्हें सोल्व करो वाटर के लिए। भाई प्लस करके पार्ट तो मुझे एक जगह मिक्स करनी है लास्ट में, तो वाटर को मिक्स कर लो। वाटर का क्या है, 3/5 प्लस 7/10 प्लस 11/15। एलसीएम आ गया 30। एलसीएम 30 आ गया तो 5×6 = 30, 6 की 3 में मल्टीप्लाई करी 18, 10 से 3 टाइम्स डिवाइड हो गया 21, और 15 से 2 टाइम्स तो 22। ये हो जाएगा मेरा 22 और 2 43, 43 18 11 51 और 10 61। ये हो गया 61/30। ये आया मेरा भाग वाटर का। ठीक है, एक टैंक में इतना भाग तो है पानी और इतना भाग है एसिड। अब मुझे इनका रेशो निकालना, दोनों का भाग, दोनों अलग अलग आ चुके हैं, ध्यान से समझो, दोनों भाग अलग अलग आ गए। अब मुझे इनका रेशो निकालना, तो रेशो निकालने का सिंपल मेथड है, आप इन्हें एसिड अपॉन वाटर कर दो। जैसे उसने मुझे कहा कि एसिड और वाटर का रेशो निकालना, तो एसिड आया था मेरा 29/30, वाटर आया 60/30, 30 से 30 कट गया, बचा मेरा 29/61। आई होप समझ में आ गया होगा। बहुत इजी मेथड है, अगर लॉजिक लगाना सीख गए तो कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें दो, यहाँ पे देखना है, इस एक्सप्रेशन में हमारे दो अलग अलग वैल्यू दी है दोनों साइड में, और उन्हें सोल्व करते हुए हमें ये दोनों चीज अलग अलग प्रूव भी करनी है। बट अगर आप इसे केयरफुली देखोगे, वैसे तो ये कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो का ही क्वेश्चन है, बट इसमें एक इशू है छोटा सा, और मैं इसे सोल्व करते ही बताता हूँ आपको। सोल्व करते हुए डिस्कस करते हैं उस चीज को। देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे दिया हुआ है 7A 8B, और उसके नीचे दिया हुआ है 7C + 8D। हमें पता है कि कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो में जो हमारा ऊपर है वही नीचे होना चाहिए, तभी उसे हम अप्लाई कर सकते हैं टर्म्स को उसके साथ।
नहीं तो वो नहीं होगा। बट अगर मैं इस क्वेश्चन को केयरफुली देखूं, जो मेरी ये ऊपर वैल्यू लिखी है वही सेम वैल्यू यहाँ पे, प्लस माइनस की जो हमारी रिक्वायरमेंट थी कंपोनेंडो डिविडेंडो की, वो भी यहाँ पे सेम है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे, कि वो वैल्यू यहाँ पे और ये वैल्यू वहां पे, इन दोनों को तो छेड़ेंगे नहीं, ना इसे और ना इसे, बस उसको इधर ले आएंगे और इसको ऊपर लेके जाएंगे। तो सोल्व करते हुए ऐसे ही करते हैं, उससे ही अपनी फॉर्म में आ जाएगी जो आनी चाहिए। बराबर हो गया 7c प्लस 8d, 7c माइनस 8d। अब यहाँ पे इसे हमने कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो की फॉर्म में लिया है, अब वो कंडीशन हम अप्लाई कर देते हैं। अप्लाई करने का तरीका क्या है, 7a प्लस 8b, वही नीचे लिखो जो ऊपर है, यानी कि ये टर्म ऊपर नीचे लिखनी है मुझे, और नीचे वाली जो टर्म है ऊपर तो जोड़ दो। नीचे कौन सी टर्म थी डिनोमिनेटर में, ये वाली, ऊपर तो मैंने प्लस कर दी, नीचे से माइनस कर दो। माइनस है तो ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, दो टर्म है क्योंकि। बराबर सेम वही 7c प्लस 8d ऊपर नीचे लिखनी है, ये वाली टर्म ऊपर नीचे, और इसमें फिर नीचे वाली ऊपर प्लस और नीचे उसका माइनस। अब यहाँ पे देख लो, 8b से 8b कट गया और 8d से 8d कट गया, ऊपर हो गया हमारा 14a, 7a प्लस 8b एज इट इज, माइनस से ब्रैकेट ओपन करा तो माइनस के 7a प्लस का 8b, बराबर 14, 7 और 7 जुड़ के 14, और c, 7c प्लस 8d एज इट इज, माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर दी तो माइनस के 7c प्लस के 8d, 7c से 7c कट गया, 7a से 7a कट गया, नीचे रह गया हमारा 8 और 8 16, 16b, और यहाँ पे हो गया 14c, और यहाँ पे 8d और 8d जुड़ के हो गया 16d। 14 से 14 कट गया, 16 से 16, कुल मिलाकर मेरे पास आ गया a बाई बी बराबर c बाई डी। ठीक है, फर्स्ट चीज प्रूव हो गई है। बट इसका जो सेकंड पार्ट है उसे कैसे प्रूव करें, उसे कैसे शो करें, ये फर्स्ट पार्ट हमने प्रूव कर दिया, सेकंड पार्ट की वजह से ही मैंने इसे इंपॉर्टेंट माना है, उसी को कंसीडर करते हुए इसे आपके सैंपल पेपर में डालना है। अभी देखो सेकंड पार्ट का मैं एलएचएस लेके चलता हूँ, 4a माइनस 5b वाला, ये सेकंड पार्ट है, इसकी एलएचएस ले लिया मैंने। इसे प्रूव करना है तो एलएचएस लेके हमें चलना ही पड़ेगा इसमें। 4c माइनस 5d, मैथड थोड़ा लॉजिकल है, ध्यान से देखना। ऊपर का तो मैंने एज इट इज रखा, उसमें कोई चेंज नहीं किया, और नीचे मैंने क्या किया, 4c और माइनस 5d में से 5d को कॉमन ले लिया। अब बाई फोर्स भी किसी भी चीज को कॉमन ले लेते हैं। कॉमन लेने का मेथड क्या है, कि आपको बस उस जिस चीज से कॉमन लिया उससे दोनों पार्ट को डिवाइड करना है। यानी कि मैं 4c को भी 5d से डिवाइड करूंगा और माइनस 5d को भी 5d से डिवाइड करूंगा, तो मेरा आ जाएगा 1। ठीक है, ऊपर हो गया 4a माइनस के 5b एज इट इज, यहाँ पे है बाहर 5d, 4c और 5d। c बाई डी को हम क्या लिख सकते हैं, c बाई डी को लिख सकते हैं हम a बाई बी। ध्यान से देखो, c बाई डी को हम लिख सकते हैं a बाई बी। अभी यहाँ पे मैंने लिख दिया 4/5 a बाई बी, c बाई डी की जगह मैंने यहां से लिखा है a बाई बी, माइनस का 1 है, ऊपर 4a माइनस का 5b एज इट इज, नीचे ये 5d बाहर चल रहा है। 5b को दोबारा एलसीएम ब्रेक कर दो तो ये 5b वापस 1 की जगह चला जाएगा, तो ये हो गया 4a माइनस 5b, नीचे हमारा 5b एज इट इज। मैंने केवल एलसीएम लिया 1 के साथ, और दोबारा जैसे उसे बाई फोर्स कॉमन लिया था वैसे ही मैंने इसका एलसीएम छोड़ दिया। अब जो 4a माइनस 5b है एज इट इज, 5d के साथ लिख लो यहाँ पे, 5b को बाहर, इस वाले 5b को मैंने 5d के साथ लिख दिया, और अंदर रह गया 4a माइनस 5b। 4a माइनस 5b से 4a माइनस 5b कट गया, मेरे पास जो रह गया वो रह गया 1/5d अपॉन 5b। 5b ऊपर चला जाएगा, इवन 5 से भी 5 कट गया, b ऊपर चला जाएगा, मेरे पास आ गया b अपॉन डी। ये आई है मेरी फिलहाल एलएचएस। अब मैं दोबारा आरएचएस लेता हूं, यहाँ पे आरएचएस है मेरे पास ये 3a वाला, लॉजिकल है, ध्यान से देखते रहो। ये है 3a प्लस 4b, ये आरएचएस है। नीचे है 3c प्लस 4d, सेम वही चीज, ऊपर के को टच मत करो, ऐसे ही रहने दो।
और नीचे वाले में जो नेक्स्ट वाला है उसको आप बाई फोर्स कॉमन ले लो। 4d से कॉमन लिया तो 3c को डिवाइड करेंगे 4d से, और 4d से 4d को भी डिवाइड करेंगे तो डिवाइड होकर आ जाएगा 1। अभी हमारे पास यहाँ पे क्या है, 3a प्लस 4b डिवाइड में है 4d, और ये है c बाई डी। ध्यान देखो c बाई डी को हम फिर वही क्या लिख सकते हैं, a बाई बी। यहां मैंने c बाई डी की जगह लिख दिया a बाई बी प्लस के 1। 3a प्लस 4b एज इट इज, 4d यहाँ पे रहेगा ही रहेगा जो बाहर चल रहा। फिर मैंने 1 करके 4b को एलसीएम ले लिया, यहाँ पर रहेगा 3a प्लस एलसीएम लिया तो 4b 1 के साथ मल्टीप्लाई में चला गया तो 4b। ये 4b मैं बाहर 4d के साथ लिख दूंगा, तो ऊपर है 3a प्लस 4b, ये 4d बाहर चल ही रहा है, उसके साथ मैंने 4b लिख दिया, और अंदर रह गया 3a प्लस 4b। 3a 4b आपस में कट गए, 4 से 4 कट गया, b फिर ऊपर चला गया तो मेरा आ गया b बाई डी, और ये आ गई RHS। अब ध्यान से देखो RHS और LHS एक जैसी है, तो ये हो गया प्रूव्ड कि ये दोनों बराबर चीजें थी। कुल मिलाकर लॉजिक अप्लाई करना है और किसी तरह ना इक्वल लाना है। अभी जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन इक्वेशन का क्वेश्चन है, सिंप्लीफिकेशन तो इसका ज्यादा मुश्किल नहीं है, आसान है, बट इसकी वजह से मैंने इसको कंसिडर किया, इससे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, ये ध्यान से देखना कि होल नंबर की वजह से क्यों है ऐसा, वो ध्यान से देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सॉल्यूशन है हमारा 3/5 और यहाँ पे x है माइनस के 2x माइनस 1 बाई ग्रेटर देन 1। सबसे पहले इसे सोल्व करने के लिए मैं इन दोनों का एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दूंगा बोथ साइड में। इनइक्वालिटी में ऐसे ही करते हैं, इसका एलसीएम लेने का कोई तरीका नहीं है, क्योंकि 11 12th में आपको ये चीजें फिर हैबिट पड़ जाएगी तो गलत होगा। अब बोथ साइड 15 से मल्टीप्लाई करो तो वो इस तरह होगी 3x बाई 5 माइनस के 2x माइनस 1, जो भी इनका एलसीएम है उससे मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे 1 इंटू 15। 15 से अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो 5, चलो पहले लिख के ही करते हैं इसे, 15 इंटू 3x अपॉन 5 माइनस के 15 2x माइनस 1, मैंने कुछ नहीं किया, 15 से अंदर मल्टीप्लाई कर दिए 3 ग्रेटर देन 15। 5 से कट गया 3 टाइम्स तो ये हो गया 9x, 3 से कट गया 15 5 टाइम्स, 5 की अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, माइनस के 5 टू जा 10x, और 5 5 1 जा 5, और ये हो जाएगा पॉजिटिव क्योंकि माइनस है बाहर, ग्रेटर देन 15। 9x 10x है, माइनस के ज्यादा हैं तो माइनस का 1x बचा प्लस के 5। वैसे तो मुझे बोथ साइड -5 रखना था, बट अगर आप चाहो तो इसे प्लस माइनस को ले जा सकते हो, ओनली फिगर है ये ऐसे है। वैसे करना चाहिए था इसमें भी क्या कि दोनों साइड -5 हमें लेना चाहिए था, बट कोई बात नहीं, इतना इशू नहीं है इससे। तो ये हो गया ग्रेटर देन 10। वेरिएबल के साथ कभी भी माइनस नहीं रहेगा, तो माइनस उधर जाएगा तो ये सिंबल हमारा रिवर्स हो जाएगा, माइनस को उधर लेके गए हैं तो सिंबल रिवर्स। या हम कह सकते हैं कि माइनस से हमने बोथ साइड मल्टीप्लाई की है, ध्यान से सुनो, माइनस से बोथ साइड मल्टीप्लाई की है तब ये हमारा आया है। तो x बराबर आ गया -10। मुझे दिया है x बिलोंग करता है होल नंबर को, होल नंबर स्टार्ट होते हैं 0 से, 1 2 3 कंटिन्यू इन्फिनिटी, ठीक है। अब ये जो मेरे पास होल नंबर है इसके अंदर तो कहीं -10 है नहीं, तो ऐसी कंडीशन में जो इसने मुझे दे दिया है ये सॉल्यूशन सेट के लिए, वो यहाँ पे सरवाइव नहीं करता। और जब कभी भी ऐसा होगा कि आपका सॉल्यूशन उसमें ना अवेलेबल हो जो गिवन कंडीशन है, तो वो हमेशा 5 होगा, इसे बोलते हैं एम्प्टी सेट। इसका नाम है, आपने अगर पढ़ा होगा अपनी क्लास में, एम्प्टी सेट। ये हमेशा सॉल्यूशन सेट में अवेलेबल रहता है, यानी कि अगर मैंने ये जो लिखा है इसके साथ कहीं 5 भी अवेलेबल था, अगर कुछ भी नहीं है तो 5 है, इसके साथ यहाँ पे 5 भी है, ठीक है, एक सेट 5 है इसका। तो ये हमारा आंसर है। ये चीज ध्यान रखना, जब कभी भी सॉल्यूशन ना मिले तो वहां पे ब्लैंक नहीं छोड़ना, उसे गलत नहीं समझना, उसका आंसर लिखना 5। 5 मतलब एम्प्टी सेट। ये उससे भी एक अच्छा क्वेश्चन है, अर्थमेटिक मीन का है। द अर्थमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी इज ट्वाइस द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी। ज्योमेट्रिक मीन भी है, अर्थमेटिक मीन भी है, उसमें दोनों में रिलेशन दे दिया है, प्रूव करने के लिए बोल दिया ए आई बी बराबर ये प्रूव करना, ठीक है। सबसे पहले जो दिया है वो देख लो, ए और बी का अर्थमेटिक मीन क्या होगा हमारा, अर्थमेटिक मीन हो जाएगा इनका a प्लस बी बाई 2, और इनका ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा हमारा, अंडर रूट ए बी।
ठीक है। अब इसमें एक इसने रिलेशन दिया है, उस रिलेशन को भी लिख देते हैं। इसने कहा वो उसके ट्वाइस के बराबर है, तो कुछ कंडीशन होगी इस तरह, बराबर होगा 2√ab, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ गया कुछ इस तरह 4√ab। दोनों का बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो इधर हो गया a² प्लस b² प्लस 2ab, और उधर हो गया 16, 4 का 16 और अंडर रूट हट जाएगा खाली ab। 16 भी इधर आ गया मेरे पास, तो ये हो गया a² b², दोनों प्लस में है, और माइनस 2 में से 16 जाएंगे माइनस हो जाएगा, तो इधर माइनस के 14ab बराबर 0। अब मेरे पास ये सिचुएशन आ गई है, मुझे लाना है a/b। तो अलजेब्रा में आपने 9th क्लास में किया होगा, ध्यान होगा, ऐसी कंडीशन में जब हमें a/b की जरूरत पड़े और ऐसी इक्वेशन हो तो हम पूरी इक्वेशन को a/b से डिवाइड करते हैं, डिवाइड बाई a/b पूरी इक्वेशन को। तो ये हो गया a² बाई ab प्लस b² बाई ab माइनस के 14ab बाई ab इज इक्वल टू 0। तो मेरे पास बना क्या, a/b प्लस b/a माइनस के 14 बराबर 0। ठीक है, ये इक्वेशन आ गई है। अब यहाँ पे इसका एक बहुत ही अच्छा तरीका है सोल्व करने का, जो मुझे लाना है उसे लेट कर लो। मुझे लाना है लेट a/b बराबर x। अगर यहाँ b/a कहा होता तो मैं b/a को ही लेट करता फिर। ठीक है, जो इसने कहा है हमें सोल्व करने के लिए उसी को लेट कर लो। जैसे ही लेट किया तो इक्वेशन में कुछ चीजें चेंज होगी, कैसे, जहाँ a/b है वहाँ x हो गया, प्लस b/a की जगह 1/x हो जाएगा। वो कैसे हो जाएगा, b/a को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, b/a कब रहा होगा, जब ये ऐसा रहा होगा। तो यहाँ इसकी जगह अगर x रखेंगे तो 1/x आ जाएगा, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इज इक्वल टू हमारा, नहीं माइनस के है 14 बराबर 0। एलसीएम ले लो बाई 1 करके, तो ये हो गया x² प्लस 1 माइनस के 14x बराबर 0। तो कुल मिला के हमारे पास आ गया x² माइनस 14x प्लस 1, ये चला गया 0 के पास, तो ये हो गया 0। डायरेक्ट तो सोल्व हो नहीं रहा, ऐसे कोई फैक्टर होते ही नहीं है, तो हम इसे करेंगे फार्मूले से सोल्व। तो a बराबर हो गया 1, b बराबर हो गया हमारा यहाँ पे माइनस के 14, फार्मूले के लिए इनकी जरूरत पड़ेगी, तो c बराबर हो गया 1। और ये आया कहाँ से, कंपेयर करके ax² प्लस bx प्लस c से। ये इतना पता होना चाहिए आपको पहले से ही। फार्मूला लगा लो, फार्मूला है हमारा माइनस के b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac, श्रीधराचार्य सूत्र बोलते हैं इसको। ठीक है, श्रीधराचार्य फार्मूला है। अब इसमें वैल्यू पुट कर लो, माइनस b की जगह माइनस 14, ये कंपेयर करके निकालने हैं मैंने। तो माइनस के 14 प्लस माइनस अंडर रूट में b² की जगह माइनस के 14 का स्क्वायर, तो यानी कि वो माइनस प्लस ही हो जाएगा सारा। 4 a की जगह 1 और c की जगह भी 1, डिवाइड में है मेरा 2a यानी कि 2 1, माइनस 4 माइनस हो गया प्लस, तो ये हो गया 14 प्लस माइनस अंडर रूट में हो गया 14 का हो गया 196, और ये रह गया माइनस के 4 और अपोन में है 2। 14 प्लस माइनस अंडर रूट 196 में से 4 गए तो यहाँ आ गया 192, डिवाइड में है हमारे पास 2। 192 के फैक्टर कर लो तभी चीजें क्लियर होंगी। फैक्टर करने के लिए सबसे आसान तरीका है क्या, यहाँ पे कर लो साइड में, 2 से करो, 2 9 जा 18 और बचा 12, 2 6 जा, 2 4 जा 8, 2 8 जा, 2 2 जा, 2 4 जा, 2 1 जा, 2 2 जा, और 2 6 जा, और यहाँ पे आ गया 2 3 जा। मेरे पास ये फैक्टर मिले तो कुल मिला के कितने 2 हैं मेरे पास, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 2 हैं और एक 3 बचा। तो इसे फैक्टर में लिख लो यहाँ पे, जिससे अंडर रूट से निकालने में कुछ आसानी हुए। तो हम लिख सकते हैं कि 2 की तो पावर 6 है और एक 3 है। ये 192 के फैक्टर आए थे, डिवाइड में 2 है, तो 2 की 6 में से कितने बाहर आ गए, ये आ गया 2 की 3। देखो ये चीज आपको पता होना चाहिए, सिंपल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, अंदर रहेगा 3, 2 की 6 थे, अंडर रूट से बाहर आ गए 2 के 3 इसमें, डिवाइड में 2 है, 14 प्लस माइनस ऐसे ही 2 की 3 को हम 8 लिख सकते हैं, और ये हो गया अंडर रूट 3। या यहाँ पे भी आप देखते तो इसे 8 लिख सकते थे और इसे 8 लिख सकते थे, तो 8 मल्टीप्लाई 8 होता, तो उसमें से 8 बाहर आ गया, यूं समझ लो आप। 2 इन दोनों में से कॉमन आ गया हमारा, क्या है यहाँ पे
2 तो कॉमन आई गया, ठीक है। तो अंदर बचा क्या, 7 प्लस माइनस 4√3 और डिवाइड में है 2, 2 से 2 कट गया। और यही हमें प्रूव करना था। क्या ये किसके अगेंस्ट आया पूरा का पूरा, ये आया x की वैल्यू। तो x की जब वापस वैल्यू पुट कर देंगे तो ए बाई बी की वैल्यू आई है कि 7 प्लस के 4√3 और 7 माइनस के 4√3। यही हमें प्रूव करना था या लाना था आंसर। अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। एक डाइस है, उसे उछाला गया 2 दफे और उसका जो टोटल स्कोर है उसे जोड़ा गया है या नोट किया गया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द टोटल स्कोर इज, मतलब उन दोनों को उछालने के बाद जो स्कोर आएगा इन तीनों से उसकी प्रोबेबिलिटी क्या निकलती है, वो यहाँ पे हमें बताना है। सबसे पहले कि उसका इवन नंबर आए, दोनों का जो स्कोर है। दूसरी कि 6 हो। तीसरी एटलीस्ट 6 हो, मतलब 6 से ज्यादा हो, 6 या 6 से ज्यादा हो। तो सबसे पहले हम यह कंसेप्ट समझते हैं कि 2 डाइस अगर हम उछाल रहे हैं तो उसका क्या हमारा आउटकम आएगा, टोटल आउटकम कितने आ सकते हैं। उसके बाद हम फेवरेबल आउटकम के बारे में बात करेंगे। 2 डाइस है, मान लो मेरे पास एक फर्स्ट अटेम्प्ट है और एक मेरे पास सेकेंड अटेम्प्ट है। अभी इसमें क्या है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में हमने माना कि डाइस को उछाल दिया और यहाँ पे इसके पहली बार 1 आ गया, दूसरी बार 2, तीसरी बार 3, 4, 5 और 6 यही आ सकते हैं। अब दूसरे अटेम्प्ट में हमने उछाला तो ये चीज है, प्रोबेबिलिटी है, कुछ भी आ सकता है, बट हम ये मान के चलते हैं कि सेकंड अटेम्प्ट में उसका पहला 1 आया, दूसरा फिर 2 आया, फिर 3, फिर 4, फिर 5 और फिर 6। तो आपके ध्यान होगा, अगर आपने प्रोबेबिलिटी पढ़ी होगी तो ये बिल्कुल ऐसे रिएक्ट करना शुरू हो गया जैसे 2 डाइस एक साथ उछालने वाली बात हो। बट जो उसने क्वेश्चन में कहा है हम उसे ही मान के चलेंगे। दूसरे साथ भी यही हो सकता है कि हमने उस दूसरे 2 नंबर आया हो और दूसरा उछाला हो तो 1 आ गया हो, 2 आ गया हो, 3 आ गया हो, 4 आ गया हो, 5 आ गया हो, 6 आ गया हो। इसी तरह सभी में ये काउंटिंग कंटिन्यू चलती रहेगी। और ये अटेम्प्ट कितने बनते हैं, एक के लिए हमारे पास बन गए 6, दूसरे के लिए भी 6, तीसरे के लिए भी 6, चौथे के लिए भी 6, 6 और 6। अगर हम इनको टोटल को ऐड करें तो मेरे पास 36 अटेम्प्ट हो गए टोटल, मतलब 36 स्कोर हो गया। 36 स्कोर का मतलब हो गया कि मेरे पास जो टोटल आउटकम आएंगे वो 36 आएंगे। ठीक है, ये थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा आपको कि भाई 36 आउटकम क्यों आएंगे। अब नेक्स्ट चीज देखते हैं, टोटल आउटकम मुझे मिल गए हैं, टोटल आउटकम्स हो गए 36। अब फेवरेबल आउटकम की बात करेंगे। पहली कंडीशन में कहा कि उन दोनों का टोटल इवन आना चाहिए। किस किस सूरत में आ सकता है, मान लो पहले का 1 आ गया उछालने के बाद, जब हमने उसे थ्रो किया तो 1 आया। सेकंड में अगर 1 आ गया तो 1 और 1 प्लस तो कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, बिल्कुल इवन नंबर है। बट अगर उसमें से 2 आ गया तो 1 और 2 तो 3 हो गया, ये हमारा ओड हो जाएगा, यानी कि इन दोनों का टोटल तो उसमें आ नहीं रहा जो हमारा फेवरेबल आउटकम है। तो इस हिसाब से हमें समझ में आया कि इवन नंबर के साथ केवल इवन नंबर ही, ओड नंबर के साथ ओड नंबर ही केवल इवन नंबर बनाएगा और इवन नंबर के साथ इवन नंबर। तो हम यहाँ पे उसी हिसाब से लिख लेते हैं जिससे हमें आइडिया हो सके। यानी कि एक के साथ किस किस की कैटेगरी बैठ रही है इवन बनाने के लिए, 1 है, 3 है और 5 है। अगर ये दोनों अटेम्प्ट में आते हैं, पहले भी डाइस में भी 1 आ जाए, दूसरे में 1 इवन है, दूसरे में 3, पहले में 1 इवन है, फिर 5 और इवन है। इसी तरह से अगर 2 के साथ देखें तो एक 2 है, 4 है, 6 है। अगर मैं ओड नंबर लूंगा तो ये गैल इवन की बजाय ओड हो जाएगा। यहाँ पे फिर 3 के साथ भी सेम चीज है, 3 के साथ इवन ही लेने, ओड ही लेने पड़ेंगे मुझे, ओड नंबर है। तो सेम ऐसे ऐसे करते करते हमें ये चीजें समझ में आ रही है कि इवन के साथ इवन और ओड के साथ ओड। तो मेरे पास टोटल अटेम्प्ट कितने बनेंगे फेवरेबल आउटकम के लिए, पहले केस में 3 है, दूसरे में भी 3, तीसरे में भी 3, चौथे में भी 3, पांचवें में भी 3, छठे में भी 3। तो कुल मिला के कितने हो गए, टोटल हो गए हैं मेरे पास 18। तो मैं कह सकता हूं जो मेरे पास फेवरेबल आउटकम है वो हो गए हैं 18। तो प्रोबेबिलिटी क्या है कि हमारी आउटकम्स आने की, वो हो जाएगी 18/36। यानी कि अगर इसे डिवाइड करेंगे तो 1/2। ये फर्स्ट का आंसर है, फर्स्ट पार्ट का। सेकंड 6 कब आ सकता है, 6 किस सूरत में आएगा देख लो आप।
कि इसके और दूसरे के अटेम्प्ट के साथ 6 आना जरूरी है। अगर मैं पहला एक उछाल रहा हूं तो दूसरे डाइस में कुछ भी आए 6 तभी आएगा जब यहाँ पे 5 आए, 4 आए, 3 आए, 2 आए, 1 आए, कुछ भी आए उसके साथ मिलकर वो 6 नहीं बना सकता। 2 के साथ केवल 4, 3 के साथ 3, 4 के साथ 2, 5 के साथ 1 और 6 के साथ कुछ भी आ जाए, 6 टोटल कभी नहीं हो सकता। अगर यहाँ 6 है तो यहाँ 1 से लेकर 6 तक आ सकता है, 1 आएगा तो 7 हो जाएगा, 6 आएगा तो 12, मतलब बीच में कुछ भी आ जाए 6 से ज्यादा ही ज्यादा बनेगा। तो मेरे पास टोटल अटेम्प्ट कितने रहेंगे यहाँ पे, 1 2 3 4 5, यानी कि फेवरेबल आउटकम है हमारे 5। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ सेकंड केस में मेरा क्या बनेगा, फेवरेबल आउटकम 5 है, टोटल आउटकम 36 है, तो यही मेरा आंसर हो गया, क्योंकि ये डिवाइड भी नहीं होगा तो ये फाइनल आंसर यही है। थर्ड और लास्ट केस कि भाई एटलीस्ट 6, मतलब 6 या 6 से ज्यादा। तो 6 6 से ज्यादा हम समझ, अब तो मतलब मेरे हिसाब से तो आप आइडिया लगा ही पा रहे होंगे कि 6 6 से ज्यादा के लिए हमें क्या करना है। पहले केस में देखते हैं, एक है तो कम से कम इसे दूसरे से कितना चाहिए, जुड़कर 6 बने तो 5 और 6, 5 और 1 जुड़ेगा 6, 6 और 1 जुड़ेगा 7, यानी कि 6 और 6 से ज्यादा। दूसरे केस में 4 से स्टार्ट हो जाएगा, तीसरे केस में 3 से स्टार्ट हो जाएगा। ये चीज मुझे समझ में आ रही है कि पहले में 2, तीसरे में 3, चौथे में 4, पांच, इससे नेक्स्ट वाले में 5 और उससे अगले में 6 और लास्ट वाले में भी 6, क्योंकि जो मैक्सिमम अटेम्प्ट है वो हमारे 6 ही हो सकते हैं, उससे ज्यादा हो ही नहीं सकते एक एक टाइम पे। तो 6 6, इसमें 7 मत कर देना लास्ट वाले में, बस ये मिस्टेक होने के चांस है, ये 6 ही रहेंगे, ध्यान से देख लो। 1 2 3 4 5 और 6, मैं इतने ही ऑप्शन लिख सकता हूँ सेकंड के लिए। तो 6 एक मिलकर 7, 2 और 6 मिलकर 8, 3 और 6 मिलकर 9, मतलब 6 से ज्यादा ही ज्यादा बन रहे हैं, बट ऑप्शन टोटल 6 ही है। तो कितने बन गए मेरे यहाँ पे, 2 और 3 5 और 4 9 और 5 14, 14 और 6 20, 26, यानी कि मेरे पास हो गया 26/36। ये कट जाएगा 13 और ये हो जाएगा 18 जब डिवाइड करेंगे 2 से बोथ, तो ये आंसर हो गया थर्ड के लिए। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, लॉजिक मैंने समझाने की कोशिश की है। अगर आपको प्रोबेबिलिटी पहले से थोड़ा सा रिवाइज किया हुआ है तो समझ में आ गया होगा 100%। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को एक या दो दफे देख सकते हो आप इसमें। क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे पास, इन द गिवन फिगर लेंथ ऑफ आर्क ए पी बी पी क्यू सी आर इन द रेशो 5:3 एंड एंगल ए ओ सी 152 डिग्री, फाइंड द एंगल ए सी बी एंड एंगल बी ए सी। हमारे पास एक जो आर्क है ये वाली और ये वाली रेशो में दी हुई है इधर। मैंने उसे थोड़ा बड़ा करके ड्रॉ कर लिया जिससे समझने आसानी हो। और रेशो क्या दे दिया, 5:3, यानी कि कुल मिला के ये जो मेरे पास है इधर वाला, अगर मैं इसे x के रूप में मान लेने लगूँ यहाँ पे, तो ये हो गया 5x और ये हो जाएगा मेरा 3x, क्योंकि रेशो में दिया हुआ है। अगर ये है 5x तो ये 3x इन एंगल के पार्ट है रेशो में, क्योंकि अगर मैं इनको फिर दोबारा रेशो में रखूंगा इसी तरह 5x को 3x के साथ रखूंगा तो x से x डिवाइड हो जाएगा, ये रह जाएगा 5:3 या 5/3 या 5:3। कुल मिला के एंगल को हमें इसने जज करने के लिए हिंट दे दिया था। अब ये चीज मुझे पता है कि अगर मैं सर्किल का सेंटर से यहाँ से तीनों एंगल को मिलाऊं तो ये 360 के बराबर होते हैं, यानी कि मैं यहाँ से अलग अलग एंगल की वैल्यू निकाल सकता हूँ। क्वेश्चन के हिसाब से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मेरे पास 5x प्लस 3x और प्लस 152, अगर इनको हम सम करें तो ये 360 के बराबर होने चाहिए। तो 5 और 3 हो गया हमारा 8x, 152 चला जाएगा राइट साइड में 360 के साथ माइनस में, माइनस कर लो, 10 में से 2 गया 8, 5 में से 5 गया 0 और यहाँ पे हमारे पास बच गया 2। ठीक है, और ये है इधर 8x, डिवाइड करते हैं, 8 2 जा 16, बच गया 4, 8 6 जा 48, यानी कि x की वैल्यू आ गई 26। अब x की वैल्यू आ गई तो इन एंगल की भी वैल्यू आ जाएगी। इस वाले एंगल को हम निकाल सकते हैं, वो 3x है, तो 3x का मतलब हो गया 3 इंटू 26, 3 6 जा 18, 3 2 जा 6 और एक 78, यानी कि ये वाला एंगल जो मेरा 3x था, अब मैं इसे लिख सकता हूँ कितना, 78। मैंने अभी इसको निकाला है, फाइंड आउट किया। इसी तरह 5x है, 5x के लिए भी 5x की वैल्यू निकाल लो, 5 इंटू 26, तो 5 6 जा 30, 5 2 जा 10, 10 और 3 30, 130। तो ये जो मेरा एंगल है इधर वाला ये आ गया 130। अब बस इसने जो पूछा है इन्हीं के हिंट से हम उन्हें आंसर देंगे। इसने मुझे कहा है कि फाइंड द एंगल ACB, ACB है ये वाला, इस एंगल को मुझे निकालना है इधर से इस वाले को। ध्यान से देखो, सर्किल की थ्योरी है, अगर मेरे पास कोई सर्किल है
और उसका सेंटर यहाँ पे है। अगर मैंने इसको ऐसे एक छोटा ट्राइंगल सेंटर से और एक बड़ा ट्राइंगल ऐसा बना लिया, तो ये एंगल इस एंगल का दुगना होता है। अगर ये 2x है तो ये x होगा, वो x है तो ये 2x होगा। सेम चीज यहाँ पे है, ये 130 है, ये एंगल पूछा गया है तो ध्यान से देखो, ये 130 है तो ये इसका आधा होगा, यानी कि ये मेरे पास रह जाएगा 65। तो फर्स्ट का आंसर आ गया 65, यानी कि इसकी ACB की वैल्यू आ चुकी है मेरे पास 65। अब मुझे निकालना दूसरा BAC। BAC, अब इसको देख लो, हमें BAC निकालना है। BAC निकालने के लिए मैंने फालतू चीज को इसमें से रब कर दिया, जिससे आपको देख के समझने में आसानी हो। ये एंगल मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूँ 78, ये यहाँ पे मैंने इसको यहाँ पे पुट कर रखा है। इसका ही जस्ट ये आधा एंगल यहाँ पे होगा, उसी थ्योरी बेस पे जो मैंने अभी बताया था, आपको ये पहले से पता भी होगा। तो 78 का आधा हमारा कितना हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर लो, 2 3 जा 6 है और 2 9 जा 18, यानी कि ये एंगल आ गया 90, 39। तो कुल मिला के हमारे दोनों एंगल आ गए हैं। बस पहला पार्ट ही इसका इंपॉर्टेंट था ज्यादा, बाकी तो इसमें इतना कुछ था नहीं, कि उससे जो हमने वो दोनों एंगल निकालने हैं रेशो के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ग्राफ से रिलेटेड है। ग्राफ इसके लिए मैंने एक छोटा सा वैसे ही ड्रॉ कर लिया है, जिससे समझाने में आसानी रहे। ऑन ए ग्राफ पेपर प्लॉट द ट्राइंगल ABC। अब ग्राफ पेपर पे ही सोल्व करना है इसे। हुज वर्टिसेस आर पॉइंट एट पॉइंट, उसके वर्टिसेस दे दिए हैं। क्या क्या है, 5 4 है, 7 5 है और माइनस के 3 6 है। इन्हें हमें ग्राफ पे प्लॉट करना। ऑन द सेम ग्राफ, उसी ग्राफ के ऊपर ड्रा द इमेज ऑफ द ट्राइंगल ABC, इसकी इमेज बनानी है अंडर रिफ्लेक्शन। बट किसके रिफ्लेक्शन में, एक लाइन जा रही है y बराबर 3, उसके रिफ्लेक्शन में। मार्क एनी 2 पॉइंट ऑन द ग्राफ पेपर, और अब हमें मार्क भी करने हैं 2 पॉइंट इसी ग्राफ पेपर पे, विच आर इनवेरिएंट, वो इनवेरिएंट हो अंडर दिस रिफ्लेक्शन, इसी रिफ्लेक्शन के। आल्सो राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट मार्क्ड। अब हमें पॉइंट भी बताने हैं मार्क्ड के कौन से हैं वो। ठीक है, अभी सबसे पहले जो इसने दो स्टार्टिंग में हमें पॉइंट दिए हैं, कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, उन्हें हम पुट कर लेते हैं इस ग्राफ के ऊपर। सबसे पहले दिया है 5 4, 5 4 हो जाएगा मेरा। 5 x पे चलना है मुझे, 4 मुझे y पे जाना है, तो ऑलमोस्ट मेरा पॉइंट है यहाँ पे। तो ये है मेरा 5 4 और पॉइंट है ए। दूसरा पॉइंट है मेरे पास 7 5। 7 5 है मेरे पास, कहाँ पे होगा, 7 हो गया इधर, 4 और 3 7, 7 ये है, और 5 हो गया मेरा यहाँ पे लगभग इस जगह पे। ठीक है, ये हो गया है B पॉइंट, और ये हो गया 7 और 5। मैं इसे 4 को इधर लिख देता हूँ थोड़ा सा, 5 4 को, जिससे उधर कंफ्यूजन ना हो। ये है मेरा 5 4, ये वाला पॉइंट। ठीक है, इसके बाद है C पॉइंट। C पॉइंट है माइनस के 3 और 6, -3 इधर होगा और 6 जाना मुझे इनसे भी ऊपर, तो ये हो गया 3 और 3 6, ये 3 और 6, -3 6, ये हो गया C पॉइंट। ठीक है, अभी एक लाइन है y इज इक्वल टू 3। y इज इक्वल टू 3 का मतलब है कि इस 3 से जा रही है बिल्कुल पैरेलल लाइन। x 0 है उसका, तो बिल्कुल पैरेलल लाइन है कोई ऐसी। ठीक है, ये मेरी लाइन है y इज इक्वल टू 3। इस लाइन पे ये तीनों पॉइंट रिफ्लेक्ट करने हैं मुझे। ठीक है, इस पॉइंट से रिफ्लेक्ट करनी है, तो b, इस ये लाइन से b कितना ऊपर है, सबसे पहले a रिफ्लेक्ट करो। a से कितना ऊपर है, एक ऊपर है, बस एक पॉइंट, तो उसे नीचे कर दो एक पॉइंट। ठीक है, बी कितने पॉइंट ऊपर है, बी 2 पॉइंट ऊपर है, तो 2 पॉइंट नीचे रिफ्लेक्ट कर दो इसे, यहां बिल्कुल उसी सीध में। सी कितना ऊपर है, सी 3 पॉइंट ऊपर है, तो सी को भी उसी सीध में 3 पॉइंट नीचे कर दो, लगभग आ गया वो एक्स एक्सिस पे। ठीक है, ये 3 पॉइंट बन गए, इन्हें मिला दो। इससे उसने कहा ड्रा करो इमेज, ड्रा कर दी मैंने। ये ड्रा होगी मेरी रिफ्लेक्टेड इमेज। अब इन पॉइंट की जो मार्किंग हुई है, मार्किंग करो, उन कोऑर्डिनेट को लिखो, कोऑर्डिनेट लिख लें। ठीक है, ये मेरा ए था तो ये ए डैश हो गया, और ए डैश के पॉइंट क्या क्या बने, यहाँ पे मेरा है एक्स एक्सिस पे कितना है 5, 1 2 3 4 5, और वाई पे कितना है ये 2। इसी तरह बी लिखो, ये मेरा बी डैश हो गया। बी एक्स एक्सिस पे कितना है 7, और वाई पे कितना है, वाई पे है ये अभी 1, नहीं वाई पे हाँ 1 है। ठीक है, और ये मेरा दूसरा है, ये
एक्स एक्सिस पे कितना है, -3, सी पॉइंट है, और वाई पे कितना है, वाई पे हो गया यहाँ पे बिल्कुल 0। तो ये मेरे 3 पॉइंट आए हैं। अब इसने कहा इसी रिफ्लेक्शन के अंडर मुझे 3 वेरिएंट पॉइंट लिखने हैं जो इनवेरिएंट पॉइंट हो। ठीक है, इनवेरिएंट पॉइंट वो होते हैं कि जो रिफ्लेक्शन में चेंज ना हो। रिफ्लेक्शन में चेंज ना हो तो रिफ्लेक्टिव लाइन है मेरी ये y बराबर 3, वो पॉइंट इसी के ऊपर होंगे कहीं भी हो। बट उसने कहा इसी रिफ्लेक्शन में, तो रिफ्लेक्शन का एरिया मेरे पास ये है, यहां से लेके यहां तक का। तो इसके बीच में मैं कहीं भी प्लॉट कर सकता हूँ पॉइंट, वो यहां भी हो सकता है। तो पॉइंट यहाँ का क्या बनेगा, ये -1 है और ये 3। वो पॉइंट यहाँ भी हो सकता है, एक और 3 यहाँ भी हो सकता है, 2 और 3 यहाँ भी हो सकता है, 3 और 3। मतलब इस जगह तक जहां तक ये 7 है, 7 तक वो कोई भी पॉइंट आप ले सकते हो उस पर। ये सारे इनवेरिएंट पॉइंट है, बट ये रहेंगे लाइन के ऊपर ही। आई होप समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आ रहा हो, ग्राफ का क्वेश्चन है, एक बार वीडियो को आगे पीछे करके रिपीट करके देख लो तो बिल्कुल ओके हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन गिवन है हमारे पास, एबीसीडी इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। उसका एक एंगल दे दिया है एडीसी 135 डिग्री। साइड्स बी एंड सी डी आगे बढ़ाई गई है, जो एक मिली है पी पे जाके और दूसरी क्यू पे, और एडी और बीसी प्रोड्यूस्ड मीट एट पॉइंट क्यू। वही चीज इसने बताया है। एंगल पी और क्यू रेशो में है 2:1। फाइंड द एंगल पी क्यू। रेशो इसलिए दे दिया कि एक को लेट करेंगे तो दूसरा उस हिसाब से हमारा उसका डबल हो जाएगा। तो इसे सोल्व करते हैं क्वेश्चन को। सॉल्यूशन, मैं इस एंगल को लेट कर लेता हूं, क्यों किया है वो समझ में आ जाएगा। लेट एंगल Q इज इक्वल टू एक्स। अब गिवन है, अगर मैंने इसे x मान लिया तो ये 2x होगा, क्योंकि ये रेशो गिवन है कि ये इसका दुगुना है। ये दे दिया यहाँ पे, ध्यान से देखो, तो उस हिसाब से वो x हो गया तो ये 2x हो गया। अब मुझे एक चीज समझ में आ रही है, मेरे पास एक ही एंगल गिवन है, उसके बाद और कुछ खास गिवन नहीं है, तो मुझे कहीं ना कहीं रिलेशन से इक्वेशन बनानी पड़ेगी। ठीक है, अब वो कैसे बनाएंगे वो देखते हैं। मैं एक एंगल को और मान लेता हूँ, इसे मैं y मान लेता हूँ, उससे हेल्प मिलेगी। अब देखते जाओ कैसे। और लेट इसी के साथ एंगल ए बराबर y। ठीक है, अब पहले आप एक ट्राइंगल ले लो, ये वाला, ये वाला ट्राइंगल ए बी क्यू। इसमें हम सोल्व करेंगे ए बी क्यू के अंदर इन ट्राइंगल ए बी क्यू। हमारे पास गिवन जो चीजें हैं उन्हें ले लो। अभी मैं यहाँ पे एंगल बी निकाल सकता हूँ। एंगल बी कैसे निकलेगा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल से, क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी होती है आमने सामने के एंगल का सम 180 होता है। अगर सर्किल के अंदर कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, उसके आमने सामने की साइड का सम 180 होगा ही होगा। ये प्रॉपर्टी है उसकी, ये थ्योरम है। तो सोल्व करते हैं उस हिसाब से। एंगल डी प्लस एंगल बी बराबर होना चाहिए 180। एंगल डी गिवन है कितना, 135। तो एंगल बी कितना हो जाएगा, ये यहाँ पे ए बी क्यों नहीं है, ट्राइंगल के लिए नहीं, अभी तो क्वाड्रिलेटरल की बात कर रहा हूँ, तो मैं इसमें थोड़ा सा क्वाड्रिलेटरल का कंसेप्ट लिख देते हैं। क्वाड्रिलेटरल है हमारा ए डी सी बी, ए डी सी बी, ये वाला। ठीक है, तो एंगल बी निकालना है मुझे, और ये है 180। ठीक है, एंगल बी हो गया 180 माइनस 135। 135 लेफ्ट साइड में से राइट में आ गया 135, तो ये रहेगा 45। एंगल बी आ गया मेरा 45। एंगल बी आ चुका है, उसे भी लिख देता हूँ। ग्राफ में देखने में बार बार आसानी रहेगी आपको, ड्रॉ पिक्चर में। ठीक है, अब मैं बात करूंगा इस ट्राइंगल की जिससे मैंने पहले आपको बताया था। नाउ इन ट्राइंगल ए बी क्यू, ए बी क्यू के अंदर क्या है, मुझे पता है कि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। कौन कौन से एंगल है इसमें, एक तो ए है ये वाला, एक बी है और एक क्यू है। एंगल ए एंगल बी प्लस एंगल क्यू बराबर होना चाहिए 180 डिग्री के पास। एंगल ए को मैंने क्या मानना था, वाई। एंगल बी हमारे पास क्या है, अभी निकलना 45। एंगल क्यू है, गिवन है, वो पहले ही हमने एक्स मान रखा है उस हिसाब से। तो वेरिएबल मेरे अगर लेफ्ट साइड में ही है तो 45 उधर चला गया, 180 माइनस 45, तो ये हो गया y प्लस एक्स बराबर 180, 45 में से गए 135। अब एक चीज है यहाँ पे, आप इसे y को अकेला कर लो, क्यों कर लो ये समझ में आ जाएगा। मेरे पास हो गया 135 माइनस एक्स, ये इक्वेशन बन गई मेरी 1। अभी नेक्स्ट देखो आपके पास नेक्स्ट क्या बचता है। नेक्स्ट है आपका इसी y से एक इक्वेशन मुझे और क्रिएट करनी है। ठीक है, उस इक्वेशन को क्रिएट करने के लिए मुझे एक x में जो बनेगी उससे x सोल्व होकर आ जाएगा। कैसे, अब मैं बात करूंगा इस छोटे से ट्राइंगल की, इस वाले की।
इस वाले ट्राइंगल की। क्यों? इसके पास मुझे पता है ये जो मेरा एंगल है भाई, ये इन दोनों के एंगल का सम है। क्यों? क्योंकि ये ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल, अगर मेरे पास कोई भी ट्राइंगल हो ऐसे किसी लाइन पे, तो ये जो एंगल होगा ये इन दोनों एंगल के सम के बराबर होगा, ये प्रॉपर्टी है। ऐसी सेम कंडीशन मेरी वहां पे है। तो मुझे अब करना क्या है, एक मिनट इसे हटा देता हूँ। अब मुझे किसी तरह ये एंगल निकालना, तो ये एंगल निकला निकला आया है, टोटल है 180, उसमें से 135 ये इधर यूज हो गया, तो ये बचा मेरा 45। ये तो पता ही होगा आपको, टोटल 180 होता है सिंगल लाइन पे, और ये 135, तो ये 45 बचा। तो 45 प्लस 2x बराबर होना चाहिए y के, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी के हिसाब से। तो इन ट्राइंगल एपीडी में क्या है हमारे पास, एंगल y बराबर है एंगल P प्लस एंगल D के। यो एंगल बराबर है इसके, क्योंकि ये क्या है, एक्सटीरियर एंगल है। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से ये हमारा होता है। तो एंगल y तो हमने क्या मान रखा है, सॉरी एंगल ए है, मैंने y लिख दिया इसको ना, एक सेकंड, ये एंगल ए है, एंगल ए। एंगल ए को हमने क्या लेट कर रखा है यहाँ पे y। एंगल P है मेरा 2x, जो सबसे शुरू में हमारे रेशो के हिसाब से आया था, और एंगल D है मेरा यहाँ पे 45 डिग्री 45। तो ये इक्वेशन नंबर बन गई 2। उस y की वैल्यू यहाँ पुट अप कर लो, फ्रॉम इक्वेशन 1 हमारा यहाँ पे है 135 माइनस एक्स, बराबर में है 2x माइनस के 45। x उधर चला जाएगा, 45 इधर आ जाएगा, तो 135 प्लस के 45, और x उधर चला गया, 2x प्लस एक्स। नाउ नहीं नहीं नहीं, एक छोटी सी मिस्टेक होगी, ये 45 प्लस का है यहाँ पे, ये इधर प्लस है, ध्यान से देखो, उसी को कंटिन्यू किया तो ये प्लस का। तो 45 जब इधर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, इसे हम माइनस करेंगे यहाँ पे। इस सिंबल का थोड़ा सा माइनस प्लस उधर से उतारने में माइनस का वो हो गया था मिस्टेक, ये ठीक है। 5 में से 5 गई 0, 13 में से 4 गए 9, 90 हो गया। तो ये हो गया 3x, 3 से 90 कट गया कितना, 30 टाइम्स। तो x बराबर आ गया मेरा 30, यानी कि एक एंगल तो है मेरा 30 और दूसरा एंगल हो जाएगा 60। तो ये तो हो गया मेरा 30, और ये एंगल 2x है, तो ये हो जाएगा 60, और ये इसका आंसर है। अभी जो क्वेश्चन है हमारे पास, ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, सोल्व करना है, LHS RHS इक्वल प्रूव करनी है। बट ये लिया क्यों है, कंसीडर क्यों किया है, इसलिए क्या है कि इस क्वेश्चन में एक थोड़ा सा लॉजिक है, मतलब समझने के लिए अच्छा है कि हम क्वेश्चनों को ऐसे कैसे स्टार्ट करते हैं। इनकी स्टार्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है इस टाइप के क्वेश्चन की, अगर आपने स्टार्ट सही किया है तो ये अपने आप सोल्व हो ही जाएंगे। अब ध्यान से देखो कि लेफ्ट साइड में आपके पास टेन में है, कोस में है, कोट में है, और साइन में है, और राइट साइड में आपसे सेक और कोसक मांगा गया है। तो इनमें कहीं भी स्क्वायर नहीं है, ध्यान से देख लो, आपके पास कहीं भी स्क्वायर नहीं है, तो बेफिक्र होकर जिस भी क्वेश्चन में लेफ्ट साइड में अगर स्क्वायर ना हो आपका, तो उन्हें हमेशा साइन और कोस में ही कैरी करके चलो, हमेशा साइन कोस में। ये इसलिए मैंने क्वेश्चन लिया आपको समझाने के लिए कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन है तो 101% आप साइन कोस में लो, उसमें बिल्कुल दिमाग मत लगाओ। ठीक है, कैसे, अभी देखो, इसे मैं साइन में लेके चल रहा हूं, साइन ए 1 प्लस टेन को लिख लिया साइन बाई, इस टेन को लिख रहा हूं साइन बाई कोस, प्लस कोस को एज इट इज, 1 प्लस कोट है, कोट को लिख लिया मैंने कोस बाई साइन। यहां पे 1 करके एलसीएम लेंगे, तो ये हो गया साइन ए, एलसीएम लिया तो कोस ए प्लस साइन ए हो जाएगा हमारा, ये हो गया कोस ए, यहां पे साइन ए प्लस कोस ए हो जाएगा। एलसीएम ही लिया है और कुछ नहीं किया, तो इस कोसे को मैं कुछ देर के लिए साइन ए के साथ बाहर रख लेता हूं, इसे टेन ए में चेंज मत करना, मैंने वही चीज बताई है, इसीलिए मैंने क्वेश्चन लिया है कि इन क्वेश्चन को बिल्कुल क्लियरली, जिसमें स्क्वायर वगैरह ज्यादा ना हो, तो आप साइन कोस में कैरी करो, आपका आंसर 100% आ जाएगा। अंदर रह गया कोस, साइन ए कोस ए। हमेशा वैल्यू सिमेट्री में रखो, हमेशा कोसे प्लस साइन ए पढ़ा हो, बट आप उसे साइन ए को पहले लिखो, जो लिखने में अच्छा लगता है उसे पहले लिखो।
ठीक है। दूसरा है मेरे पास कोसे, इसके साथ साइन ए बाहर ले लो आप, और यहाँ पे साइन ए प्लस कोसे। अभी एक चीज देखो, यहाँ पे भी साइन ए प्लस कोसे है, यहाँ पे भी साइन ए प्लस कोसे है, ये दोनों कॉमन आ जाएगा हमारे। कॉमन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है मैथ के अंदर। यहाँ पे बचा फर्स्ट ब्रैकेट में मेरा साइन ए, जो फर्स्ट टर्म है यहाँ से यहाँ तक की, उसमें ये बचा है साइन ए कोसे कॉमन लेने के बाद, और सेकंड में बचा है ये, क्योंकि ये तो बाहर कॉमन आ गया, कोसे बाई साइन ए। अभी इनमें एलसीएम ले लो, यहाँ पे बाहर हमारा एज इट इज साइन ए कोसे चल ही रहा है, एलसीएम आएगा साइन ए कोसे। देखो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, यहाँ पे कोसे पहले था पर मैंने फिर भी उसे बाद में लिखा। ये मैथ का एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, अगर आपने ये अपने मन में बना लिया कि कहीं भी बी सी ए लिखने की बजाय आप ए बी सी लिखने की आदत डाल के चलते रहोगे, तो आपके क्वेश्चन आपको 10-20% बेनिफिट देगी ये हैबिट क्वेश्चन सोल्व करने में आपको। तो साइन की साइन के साथ मल्टीप्लाई होगी जब एलसीएम लिया है, तो साइन स्क्वायर ए, कोस की कोस के साथ मल्टीप्लाई होगी तो कोस स्क्वायर ए। एलसीएम का रूल है, आपस में इस तरह मल्टीप्लाई होगी, साइन ए प्लस कोस ए। इसके नीचे ये वाला जो है ये साइन ए कोस ए, दोनों स्क्वायर में है, बीच में प्लस है, इसकी टर्म बोलती कि ये हो जाएगा 1, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए होता है 1। अब ध्यान से देखो, मुझे जो आरएचएस लानी है वो दो टर्म में डिवाइडेड है, सिंगल में नहीं है, दो में। जब तक ये बार रहेगा, ये सिंगल टर्म रहेगी, तो मैं इसे ब्रेक कर देता हूँ। एलसीएम ब्रेक कर दिया तो एक दफे साइन ए के साथ आएगा साइन ए कोस ए। जब हम एलसीएम ब्रेक करते हैं तो हमारी ये टर्म्स दोनों अलग अलग हो जाएंगे, एक बार साइन ए के साथ, एक बार कोस ए के साथ। ठीक है, साइन ए से साइन ए कट गया, कोस ए से कोस ए कट गया, ये हो गया 1/कोस ए प्लस 1/साइन ए। 1/कोस ए होता है सेक ए प्लस 1/साइन ए होता है कोसेक ए। यही हमें प्रूव करना था। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसमें कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसीलिए मैंने ये लिया है। इसने दिया है कि थर्ड और 11 टर्म का कोई एपी है, उसकी थर्ड और 11 टर्म का जो सम है वो 34 है। वो कभी कुछ भी दे देगा, 2 और 7 का देगा, पर मेथड यही रहेगा। वहां पे कंफ्यूज मत होना कि हमारे पास गिवन चीजें कम है और निकालना हमें ज्यादा है, क्योंकि इसने पूछा है फाइंड द सम ऑफ इट्स 13 टर्म। हमें 13वीं टर्म का सम निकालना, 13वीं टर्म के सम के लिए, 13 टर्म के सम के लिए 13 टर्मों का सम निकालना, उसके लिए हमें ए और डी की जरूरत पड़ेगी। अब आप सोच रहे होंगे इससे ए और डी कैसे निकलेगा, भाई मुझे तो अगर पता भी है थर्ड और 11 टर्म, तो वो ये होती हैं, T3 हो जाएगी हमारी A+2D, और T11 हो जाएगी हमारी A+10D। अगर मैं इन दोनों का सम भी कर दूंगा यहाँ पे, तो मेरे पास A+2D प्लस A+10D बराबर होगा 34। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चल रहा हूँ, ये तीसरी टर्म, ये जो 11 टर्म, उनका सम किया तो ये गिवन है, तो यहाँ पे हो गया 2A और प्लस 10 और 2 हो गया हमारा 12D बराबर 34। यहाँ पे एक काम करना, इसमें बस कॉमन मत लेना। इस मेथड का यही है कि 2 कॉमन लेके यहाँ पे 34 को डिवाइड मत करना, अभी रुकना है यहाँ पे। क्यों, वो भी समझ में आएगा। यहाँ पे कंफ्यूज भी नहीं होना कि दो वेरिएबल है, कुछ सोल्व नहीं हो रहा तो मैं पुट कैसे करूंगा। इसे क्वेश्चन को लेकर चलना है, वहां से ही आपको सॉल्यूशन अपने आप दिखने लगेगा। कैसे, इसे यहाँ पे छोड़ दो, ये क्वेश्चन 1 है आपकी। दूसरा जो इसने कहा वो देखो, क्या 13 टर्म का हमें वो निकालना, तो n हो गया हमारा 13, ए पता नहीं है, डी पता नहीं है, कोई बात नहीं। S13 मुझे निकालना है, फॉर्मूला है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। n की जगह हो गया 13/2 2a प्लस n की जगह हो गया 13-1d। 13/2 एज इट इज है, 2a प्लस 13 में से 1 गया 12 और d। ध्यान से देखो, यही चीज हमारी यहाँ पे, तो इसकी वैल्यू डायरेक्ट हम यहाँ पुट कर सकते हैं 34 इसकी जगह। तो यहाँ पे भी ऐसा ही होगा, वहां पे ये चेंज हो सकता है, वो 3 की जगह 2 मिल जाए, 10-11 की जगह 7 मिल जाए, कुछ मिल जाए, तो उसी हिसाब से वो टर्म आपकी रीअरेंज होगी। तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, कॉमन लेकर डिवाइड करने की जरूरत नहीं है ऐसे मेथड में, इसीलिए मैंने ये लिया है। 2 से 34 कट के आपका 17, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। ये इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, बट ये इंपॉर्टेंट चीज है, जब वहां पे सोल्व करो तो कॉमन लेने से बचना है इसमें। ये मेथड आता है, इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं।